इनका आवाज क्लियर है? हेलो। आवाज आ रही है? चलो शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में ना स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ के आने बोला था, बट स्टिल वी विल ट्राई टू सी कि हमने क्या समझाया था। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। देखो, जब तुम स्टेबिलिटी की बात करते हो तो उसमें दो टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं। एक होता है स्टेबल एटमॉस्फेयर, एक होता है अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्टेबल एटमॉस्फेयर का मीनिंग है कि अगर हवा ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी आएगी। तो तुमको यहाँ पे चीजें दिख रही है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है क्या, कि ऊपर, एक मिनट, ऊपर गया है हवा एंड नीचे आया। ठीक है, बट अगर हम अनस्टेबल एटमॉस्फेयर की बात करें तो हवा जो है ये ऊपर के ऊपर ही जाती रहती है। मतलब वो हवा वापस से कंडेंस होकर नीचे नहीं आती। करेक्ट। तो ये चीज तो क्लियर हुआ होगा कि कौन ऊपर जा रही है, किस लिए जा रही है और क्या हो रही है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें जानने की जरूरत है कि जैसे कि अगर तुम्हारा शॉर्ट वेव जो आ रहा है वो लॉन्ग वेव को छोड़ रहा है, एल डब्ल्यू को छोड़ रहा है, एस डब्ल्यू आ रहा है। करेक्ट, एस डब्ल्यू इज कमिंग एंड एल डब्ल्यू इज गोइंग आउट। करेक्ट। ठीक है, और एयर मास भी जो है वो राइज आउट कर रहा है। ठीक है, करेक्ट। ओके, ये समझ में आ रहा होगा। तो ये जो बोला जा रहा है कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर बनेगा, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर कब बनेगा? जब तुम्हारा जो एयर पार्सल है जिसमें वाटर नहीं है, ठीक है, एक ऐसा एयर पार्सल जिसका एटमॉस्फेयर से कुछ लेना देना नहीं हो और उसको हीट मिले, कंटिन्यूअसली इसको हीट मिले, तो वो एवापोरेट होके ऊपर चलता रहेगा। करेक्ट। यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो भी तुम्हारा ऐसे ही ऊपर जाता है। ओके, मॉइस्चर को होल्ड करता है, ऊपर जाता है, हीट को होल्ड करता है, ट्रांसफर करता है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि DALR, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स। ठीक है, तो ये जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स है ये चेंज नहीं होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है -9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, क्योंकि इसमें वाटर वेपर है नहीं जो कि तुम्हारा टेम्परेचर को होल्ड करके रखे। ओके, तो इसमें दो कंडीशंस क्रिएट होंगे, वो दो कंडीशंस मैं तुमको समझाता हूँ। अगर मैं मान के चलता हूँ सरफेस का टेम्परेचर तुम्हारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो जो ड्राई एयर ऊपर मौजूद होगा, एक ड्राई एयर की मैं बात कर लेता हूँ, एट अ सर्टेन हाइट ए ड्राई एयर का जो तापमान होगा वो कितना होगा? 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट। अब क्या होगा कि ये 40 से 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया है ड्राई एयर का। अगर मैं इन्वायरमेंटल लैब्सरेट की बात करूँ, इस समय पे इन्वायरमेंटल लैब्सरेट जो है -6.5 है डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से डिग्री जो है। तो 40 डिग्री सरफेस में उस समय भी 40 डिग्री ही है सरफेस का टेम्परेचर, बट इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है 33.5 है। वही 1 किलोमीटर के ऊपर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 33.5 है और ड्राई एयर का तुम्हारा 31.2 है। तो ये ओवर हीटिंग करेगा। करेक्ट, इसको हीट करेगा। ठीक है, इस फर्नेस को हीट करेगा तो मतलब ड्राई एयर जो है ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ये कभी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो लैप्स रेट है वो तुम्हारा
ड्राई एडियाटिक लैपसेट से इस समय पे बड़ा है। ELR इज ग्रेटर देन TALR। ठीक है, क्यों? क्योंकि -6.5 बड़ा होता है तुम्हारा -9.8 से। नंबर लाइन पढ़ा होगा 7th क्लास में। ठीक है, तो ये ऊपर गया, ऊपर जाके तुम्हारा क्लाउड बनाएगा और वहीं वो और ऊपर जाता रहेगा। ये एयर कभी वापस नीचे नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। वहीं पे इसका रिवर्स केस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसको 12 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज करूं तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। 28 डिग्री हो जाएगा। तो 28 डिग्री जो है वो तो कम टेम्परेचर है, तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी ड्राई एयर से ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा इन्वायरमेंट को, और ये जो एयर है ये नीचे खिसक जाएगा। तो इससे क्या होगा, ड्राई एयर कम्स डाउन। तो ये किस तरीके का एटमॉस्फेयर होगा, ये स्टेबल एटमॉस्फेयर होगा। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया नहीं है? हाँ जी, 9.8 फिक्स रहता है, ड्राई एयर में चेंज नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताया है, आज फिर बताओ प्रियंका, और कोई डाउट? तो ये जो ड्राई एयर रहता है ये फिक्स्ड वैल्यू रहता है। तुमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया? कुछ पूछो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया? सर नहीं हो रहा, क्यों? नहीं नहीं, नंबर नंबर मत दो, रहने दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो तुम, ठीक है? ब्लूम बिहेवियर, अगर ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम चैनल से मीट करो, ठीक है? वहां पे बात करो ना, विल डिस्कस ऑन दैट। वो चैनल का जो लिंक है वो तुम्हारा यूट्यूब वीडियोस के नीचे दे रखा है, ठीक है? वहां से जाकर तुम कर सकते हो। हर यूट्यूब वीडियो जो फिलर फॉर्म में है, तो यूट्यूब वीडियोस के नीचे दे रखा है वो, ढूंढो वहां मिल जाएगा। तो हम उस स्टेबिलिटी के बाद अब पढ़ रहे हैं प्लूम बिहेवियर। तो प्लूम क्या होता है? प्लूम रेफर्स टू द पाथ एंड एक्सटेंट इन द एटमॉस्फेयर of the gaseous effluents released from a source, usually stack or chimney। चिमनी तो समझ रहे हो ना? हमने चिमनी तो देखा हुआ है ना? चिमनी तो देखा हुआ है, चिमनी से ऐसे धुआं निकलती है ना, करेक्ट? इसमें क्या बोल रहा है, द बिहेवियर ऑफ ए प्लूम emitted from any stack depends on localized air stability। The geometric form of stack plumes are a function of vertical temperature and wind profiles, vice versa। By looking at the plume, one can state the stability condition and dispersive capacity of the atmosphere।
बहुत सिंपल सा चीज होता है। एक तो बताया दो चीजें कि कितना दूर तक तुम्हारा गैस फैल सकता है, और दूसरा चीज बोला है कि तुम्हारा लोकलाइज्ड एयर की स्टेबिलिटी, जो मैंने बताया कि जो एयर है वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बिहेवियर जो प्लूम का होता है ये इन सब चीजों पे कि द ज्योमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ स्टैक्ड प्लूम्स आर फंक्शन ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर। एक वर्टिकल टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है, विंड प्रोफाइल्स पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, by looking at the plume one can state the stability condition and dispersive capacity of the atmosphere. The behavior and dispersion of a plume entirely depends on the environmental lab set, entirely depend करता है environmental lab set। ठीक है, influencing the plume behavior, plume नहीं plume है। ठीक है, plume behavior जो है डायगोनल होता है, सिग्नल वेरिएशंस भी होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हारे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, effluents from the down stacks are often injected to an effective height of several 100 meters। ठीक है, 100 meters तक ये जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ये सेंटेंस या इसमें कोई डाउट? तो उस वीडियोज के नीचे देखो ना, उस वीडियोज के नीचे भी टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। साइकिल से कैसा कप में चाय ले। ठीक है, क्लियर है, ये दिख रहा है। अब तुमको डायग्राम की ओर ले चलता हूँ तो और क्लियरिटी है। देखो, कुछ कंडीशंस दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है कि इसमें कुछ कंडीशंस दे रखा है जिसमें तुमको कुछ चीजें दिख रही होंगी, है ना। अब कंडीशंस में सबसे पहला कंडीशंस जो दिया है वो दिया है सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस। तो सुपर एडियाबेटिक का मीनिंग क्या समझते हो? सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस का मीनिंग समझते हो? कुछ होता है उस समय पे क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा क्या, इन्वायरमेंटल लैबसेट जो है वो ग्रेटर है तुम्हारा ड्राई एडियाबेटिक लैबसेट से। तो जब इन्वायरमेंटल लैबसेट तुम्हारा ड्राई एडियाबेटिक लैबसेट से ग्रेटर होता है तब क्या होता है, अनस्टेबल एटमोस्फेयर क्रिएट होता है ना जी। हाँ या ना, अनस्टेबल एटमोस्फेयर क्रिएट होता है। जब सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस होता है तो अनस्टेबल एटमोस्फेयर क्रिएट होता है, स्टेबल एटमोस्फेयर नहीं, अनस्टेबल एटमोस्फेयर। ओके, तो उस समय पे क्या होगा तुम्हारा, जो प्लूम मॉडल, जो प्लूम है वो क्या करेगा, देखो वहां पे दिया है जो डॉटेड लाइन है ना, वो तुम्हारा ये लैब सेट, क्या, इन्वायरमेंटल लैब सेट। और जो उसमें जो डार्क लाइन है ना वो ड्राई एडियाबेटिक लैब सेट। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? एक चीज देखो, कंफ्यूजन है, मैंने रिवर्स बोला, थोड़ा देखो सही से। जो डॉटेड लाइन है ना वो ड्राई एडियाबेटिक लैब सेट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो इस चीज को, हर पोजीशन पे ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है तुमको, ये 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 और ये क्या है, डॉटेड लाइन जो है
ये DALR है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लाइन क्या है, ELR है। DLR और ELR में दिखा। तो DLR और ELR की जब तुम बात कर रहे हो तो लूपिंग कंडीशन में हो क्या है, लूपिंग प्लूम की बात करते हैं। तो लूपिंग प्लूम में तुमको दिख रहा होगा कि वो ऊपर से जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, इसका कारण है कि जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है। अब देखो, मैंने बोला कि जो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा उसमें तुम्हारा हवा जो है वो राइज करता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, है ना। मैंने ये बोला कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में तुम्हारा जो हवा है वो ऊपर की तरफ राइज करता रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको साथ ही साथ क्या है, दूसरा विंड जो है ढकेल भी दे रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि साइड में भी तो विंड चल रहा है तो उसको ढकेलेगा ये, लेकिन फिर भी राइज करने की कोशिश करेगा ऊपर, फिर उसको ढकेल रहा है, फिर वो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार फिर राइज कर गया ऊपर, ठीक है। तो ये कंडीशंस तब क्रिएट हो रहे हैं जब तुम्हारा ELR जो है ग्रेटर है DALR से, ठीक है। और ये काफी डेंजरस भी है, तुमको दिख रहा होगा लूपिंग जो है काफी डेंजरस है, ठीक है। विंड स्पीड यहाँ पे जो है ना ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और सुपर एडियाबेटिक लैप्स कंडीशन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, कौन, तुम्हारा लूपिंग जो है, क्योंकि इसमें जो पोल्यूटेंट है वो एक समय के बाद नीचे आ ही जा रहा है, जितना दूर जा रहे हो उसके बाद वो नीचे आ ही जा रहा है लूपिंग कंडीशन, ठीक है। वहीं पे अगर तुम न्यूट्रल कंडीशन की बात करते हो तो न्यूट्रल कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो प्लूम है सीधा ऊपर की ऊपर। अब इसमें क्या है कि न्यूट्रल कंडीशन में तुम्हारा ड्राइडेटिक लैप्सेट तो सेम है, लेकिन क्या होता है कि कभी इसका हो जाता है कम, कभी हो जाता है ज्यादा, मतलब ये वैरी करता रहता है। इसमें जो इन्वायरमेंटल लैप्सरेट है वो कभी कम हो जा रहा है कभी ज्यादा हो जा रहा है, किसमें, न्यूट्रल, ठीक है। कभी ये रात के समय या दिन के समय में ज्यादा कम इस तरीके से इसका स्पेस चल रहा है, इसलिए जो डार्क लाइन है वो दोनों तरफ है, डॉटेड लाइन के दोनों तरफ, करेक्ट। अब आता है कोनिंग वाला प्लूम, ठीक है। अब कोनिंग प्लूम में तो सिंपल है, इसमें भी वही रहेगा, लेकिन इसके जो इन्वायरमेंटल लैप्सरेट है वो अभी क्या हुए हैं, ज्यादा पास आ गए हैं। देखो ट्राइडेंटिक लैप्सरेट के पास पास आ गए हैं, जो कि 9.8 के पास पास आ गए हैं दोनों। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक एक जा रहा है ऊपर की तरफ प्लूम का फ्लो, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों प्लूम जा रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये भी खतरनाक हो सकता है, कोनिंग हो तो भी डेंजरस है। ऐसा मत सोचो कि ये फैन की तरह है लेकिन पर डेंजरस है, ठीक है। इसके बाद आता है फैनिंग। फैनिंग में दोनों जो इन्वायरमेंटल लैप्सरेट है एक समय में क्या कर जाएगा, तुम्हारा क्रॉस कर जाएगा, मतलब एक समय में इसका और उसका दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, वहीं पे तुम्हारा प्लूम जो है स्ट्रेट लाइन में भागता है। इसमें प्लूम जो है कभी नीचे नहीं आएगा, अब क्योंकि प्लूम नीचे नहीं आएगा तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो पॉल्यूशन होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे वो होगा ही नहीं। बट लॉफ्टिंग जो है, लॉफ्टिंग का देखो कंडीशन थोड़ा अलग है। लॉफ्टिंग में क्या है तुम्हारा कि वो क्रॉस करके फिर ऊपर जाता है, हल्का सा क्रॉस किया फिर ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो ये लॉफ्टिंग कंडीशन है। लॉफ्टिंग कंडीशन में क्या हो रहा है, हल्का सा क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो एयर जो है वो काफी लिफ्ट होके जाता है, लॉफ्ट होके जाता है, तो ये भी ग्राउंड पे नहीं आता। लेकिन फ्यूमिगेटिंग जो है वो सबसे खतरनाक है, फ्यूमिगेटिंग में पूरा ही नीचे आ जाता है, ठीक है। देन कम्स ट्रैपिंग, ट्रैपिंग भी डेंजरस है, वो भी दो चीजों के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे तुम्हारे कंडीशंस हैं प्लूम के, जिसमें कि खतरनाक तुम्हारे फ्यूमिगेटिंग है, ठीक है। अब एक हो है तुम्हारा खतरनाक कोडिंग भी है, ठीक है। लूपिंग तो है लेकिन थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। बचे हुए कौन है, फैनिंग है अच्छे, न्यूट्रल है अच्छे,
लॉफ्टिंग भी अच्छा है। ट्रैपिंग जो है थोड़ा बहुत खतरनाक है, ट्रैपिंग और फ्यूमिगेटिंग। फ्यूमिगेटिंग तो सबसे डेंजरस, मोस्ट डेंजरस यही है, इसको तो तुम कंसिडर कर ही लो। रेड लाइट, लाल बत्ती, समझ में आया? अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। देखो, लूपिंग, फ्यूमिगेटिंग सबसे ज्यादा, सबसे डेंजरस वाला जो है वो फ्यूमिगेटिंग है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। फ्यूमिगेटिंग इज द मोस्ट डेंजरस। सारे प्लूम में फ्यूमिगेटिंग सबसे डेंजरस है। उसके बाद तुम्हारा आता है कौन? कोनिंग। ठीक है, कोनिंग है, फ्यूमिगेटिंग है, यही सब आता है, डेंजरस है सब। हाँ, फ्यूमिगेटिंग हाईली डेंजरस है, लेकिन तुमको क्वेश्चन में ना कुछ अजीबोगरीब तरीके से पूछ सकता है, तो कुछ कुछ सेंटेंस तुमको जानना जरूरी है। एक तो लिखो लूपिंग। लूपिंग में जब भी मैं बोल रहा हूँ तो लूपिंग क्या है? व्हेन एटमॉस्फेयर इज वेरी अनस्टेबल, लिख सकते हो इसको। व्हेन एटमॉस्फेयर इज वेरी अनस्टेबल और विंड स्पीड जो है ग्रेटर देन 10 मीटर, लूपिंग में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है किसमें? लूपिंग। ठीक है, और ये सुपर एडियाबेटिक लैप्सेट दिखाता है। ओके, ये चीज समझ में आया? इसके बाद आता है तुम्हारा न्यूट्रल। न्यूट्रल प्लूम भी है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल प्लूम में क्या हो रहा है कि न्यूट्रल प्लूम तब होता है जब तुम्हारा क्या है, तो जो तुम्हारा टेम्परेचर एमिट हो रहा है सब्सटेंस से, जैसे कि गैसेस, ठीक है, वो बराबर होगा किसके? एम्बियंट टेम्परेचर, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर और एयर का टेम्परेचर अगर बराबर हो जाए तब ये कंडीशन पैदा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा इधर उधर मूव नहीं करता है ना। अब देखो, हाई हमने पढ़ रखा है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है ना? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है कौन? एयर मूव करता है। लेकिन अगर तुम क्या करो, टेम्परेचर डिफरेंस ही ना हो, तो इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, तब क्या होगा? अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना ही हो, बिल्कुल भी टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस ही ना हो, तब तो एयर तो फ्लो करेगा ही नहीं ना, हॉरिजेंटली फ्लो नहीं करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? यही चीज बता रहा हूँ। हाँ, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो न्यूट्रल है उसमें हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट है। उसका कारण भी यही है क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का ना वहाँ पे रोल आ जा रहा है। ठीक है, देन कम्स कोनिंग। कोनिंग, कोनिंग प्लूम में क्या हो रहा है? जब मैं कोनिंग प्लूम की बात करता हूँ तो उस समय पे क्या होता है? कोनिंग तब होता है कि जब वर्टिकल एयर टेम्परेचर ग्रेडियंट, वर्टिकल का जो एयर टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो तुम्हारा ड्राई एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल, इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। और ये तब होगा जब तुम्हारा बहुत ज्यादा विंड, बहुत ज्यादा हवा चल रही होगी, एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा हवा चल रही होगी, क्लाउडी कंडीशंस होंगे, तब कोनिंग तब होता है। ठीक है, इसके बाद आता है फैनिंग। ठीक है, फैनिंग आता है। फैनिंग में क्या होता है कि जो एयर टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो ड्राई, उसमें तो फैनिंग में क्या है कि इसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल नहीं होता। ठीक तुम्हारा न्यूट्रल का अपोजिट है। अब ये कब होता है? जब इन्वर्जन कंडीशन क्रिएट हो रहा है। इन्वर्जन तो देख ही रहे हो कि एक पॉइंट में एक दूसरे को क्रश कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग है कि अभी कंडीशंस क्या है? इन्वर्जन है। एटमॉस्फेयर में इन्वर्जन कंडीशंस तब होते हैं जब फैनिंग प्लूम दिखता है।
ठीक है, ये चीज भी याद रखो, यही सब चीजें लिखना है तुमको। ठीक है, इन्वर्जन कंडीशंस में ही फैनिंग प्लूम दिखता है। तो नाइट टाइम में सबसे ज्यादा इन्वर्जन दिखता है भाई, तो नाइट टाइम में सबसे ज्यादा फैनिंग प्लूम दिखता है। मतलब रात में अगर कोई थर्मल पावर प्लांट या कोल पावर प्लांट जो है वो धुआं छोड़ रही है, तो उसमें फैनिंग प्लूम दिखेगा। करेक्ट। अब ट्रैपिंग तो समझ रहे हो, ट्रैपिंग जो होता है वो इन्वर्जन तो है, बट थोड़ा वीक इन्वर्जन है। ठीक है, ये चीज याद रखना। लॉफ्टिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक इन्वर्जन लेयर के ऊपर हो रहा है। इसमें देखो, इसमें हमने क्या पढ़ा था, कोनिंग में क्या हो रहा था, वो इन्वर्जन लेयर तो था नहीं, फैनिंग में जो हम पढ़ रहे थे कि इन्वर्जन लेयर था, वो तो सीधा ही सीधा इन्वर्जन लेयर दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या है, पहले इन्वर्जन लेयर बनेगा और फिर क्या हो जाएगा, फिर नॉर्मली कोनिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे कोनिंग और फैनिंग का मिक्सचर बन जाता है किसमें, लॉफ्टिंग। ठीक है, ये भी सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस में ही हो रहा है। और जो लॉफ्टिंग है वो भी सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस में ही पैदा होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है दैट यू शुड नो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ने चलते हैं, तो क्या दिया है, बोलता है कि, एक मिनट, क्या बोलता है, 6 टाइप्स ऑफ प्लूम बीवर है, जिसमें कि लूपिंग, कोनिंग, फैनिंग, लॉफ्टिंग, फ्यूमिगेशन एंड ट्रैप। 6 अलग अलग पॉइंट है। ये क्यों होते हैं ऐसे, बिकॉज द स्प्रेड ऑफ द प्लूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट से रिलेटेड है इसीलिए। ठीक है, अब क्या होता है कि लूपिंग में इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लूम विच हैज वेवी कैरेक्टरिस्टिक्स। सही बात है। इट ऑकर्स इन हाईली अनस्टेबल एटमोसफेयर, हाईली अनस्टेबल एटमोसफेयर में होता है, बिकॉज ऑफ रैपिड मिक्सिंग, रैपिड मिक्सिंग की वजह से होता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस, बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ टर्बुलेंस है। डिस्पर्सिंग ऑफ प्लूम है, रैपिडली बट हाई कंसंट्रेशन में अपर क्लोज टू द स्टैक इफ द प्लूम टचेस द ग्राउंड। ठीक है, इसमें हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस है, जो कि डिस्पर्सिंग, हेल्प्स इन द डिस्पर्सिंग ऑफ द प्लूम। ठीक है, रैपिड कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। ठीक है, प्लूम जब टच करता है ग्राउंड को, ये सब चीजें बताएं। कोनिंग में तो जान रहे हो, डिज टाइप ऑफ प्लूम व्हिच इज शेप्ड लाइक ए कोन, कोन की तरह है। दिस टेक्स प्लेस इन नियर न्यूट्रल एटमोस्फेयर, न्यूट्रल एटमोस्फेयर में ये होता है। फिर क्या बोलता है, व्हेन द विंड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 32 किलोमीटर पर आवर, तब ये होता है। वहां पे बोला था 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 32 किलोमीटर पर आवर में कोनिंग बनेगा। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे स्पीड भी डिफर कर रहा है, लॉफ्टिंग और कोनिंग में दोनों में स्पीड बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है। 10 मीटर का हवा जो है इतना ज्यादा ढकेल के ले नहीं पाएगा। ठीक है, तो बोलता है हाउएवर द प्लूम रीचेस द ग्राउंड एट ए ग्रेटर डिस्टेंस देन विद द लूपिंग। सच बात है, क्योंकि हवा बहुत दूर गिर रहा है ना स्पीड की वजह से। फैनिंग में देखते हैं, तो फैनिंग में क्या बोल रहा है, इट इज a type of plume emitted under extreme inversion condition। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन फैनिंग में दिखता है। तो क्या बोलता है, द प्लूम अंडर दीज कंडीशंस विल स्प्रेड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे स्प्रेड होता है, बट लिटिल इफ एट ऑल द वर्टिकल। ठीक है, प्लूम एमिटेड जो होता है एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशंस में है, प्लूम जो होता है स्प्रेड हॉरिजॉन्टली हो रहा है, वर्टिकली इसका कोई नामो निशान नहीं है। देयरफॉर द प्रेडिक्शन ऑफ ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन इज डिफिकल्ट हियर, यहाँ पे तुम ग्राउंड लेवल का कोई कंसंट्रेशन देख ही नहीं सकते, फैन की तरह सीधा निकल रहा है ना, ऐसे निकल जा रहा है, ऐसे तो हो नहीं रहा है ग्राउंड में आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, सीधी बात है। लॉफ्टिंग, लॉफ्टिंग तो स्ट्रॉन्ग लैप्सरेट एबव द सरफेस ऑफ इन्वर्जन, बस इन्वर्जन के ऊपर स्ट्रॉन्ग लैप्सरेट बनेगा तो होगा। ठीक है, तो अंडर दीज कंडीशन diffusion is rapid upward, but downward diffusion does not penetrate the inversion layer under these conditions. Emissions will not reach the surface. तो ये सबसे सेफेस्ट है,
लूपिंग लॉफ्टिंग जो है सबसे सेफेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, लॉफ्टिंग जो है सबसे सेफेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है तुम्हारा फ्यूमिगेटिंग। फ्यूमिगेटिंग क्या है? इट इज a phenomena in which pollutants that are emitted into the atmosphere are brought rapidly to the ground level when the air destabilizes। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डीस्टेबलाइज हो जाता है। फ्यूमिगेशन जो है, जैसे कि तुमने देखा कि क्या बोल दिया है, आर ब्रॉट रैपिडली टू द ग्राउंड। ग्राउंड की तरफ रैपिडली आ जाएगा फ्यूमिगेशन, तो क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। सही बात है। ट्रैपिंग में क्या हो रहा है कि दिस रिफर्स टू द कंडीशंस वेयर प्लूम इज कॉट बिटवीन इन्वर्जन एंड कैन ओनली डिफ्यूज विद इन अ लिमिटेड वर्टिकल हाइट। बहुत ही लिमिटेड वर्टिकल हाइट में वो डिफ्यूज हो। द लॉफ्टिंग प्लूम इज मोस्ट फेवरेबल एयर टू मिनिमाइज द एयर पोल्यूशन। लॉफ्टिंग प्लूम जो है एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए सबसे ज्यादा है। फिर क्या बोलता है? द फ्यूमिगेटिंग एंड ट्रैपिंग प्लूम्स आर वेरी क्रिटिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ ग्राउंड लेवल पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन। मतलब फ्यूमिगेटिंग ही सिर्फ नहीं है, ट्रैपिंग भी उसमें है। ट्रैपिंग भी खतरनाक है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। दोज which are increasing the ground level pollutions, those are very problematic। ये चीज समझ के चलो, इसमें तो बोलने वाली बात ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम क्या चलेंगे? नॉइज पे बात करेंगे। नॉइज, अभी तक प्लूम समझ में आ गया या नहीं आया? फ्यूमिगेटिंग इज ऑल्सो हाईली डेंजरस, और उसके साथ साथ ट्रैपिंग भी है, क्योंकि वो भी एयर को ट्रैप करके रखता है ना। अचानक से रिलीज कर देगा तो सारा का सारा पॉल्यूटेंट जो है वो नीचे आ जाएगा। करेक्ट प्रियंका? ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हुआ? अभी गॉट दिस क्वेश्चन और नॉट? ये सारे चीजें यहाँ क्लियर कर देते हो, वहां पे बता नहीं पाते हो जब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि नॉइज जो है सेंटेंस पढ़ के ही समझ पा रहे हो। यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखा हूँ, तो ये सब सेंटेंस पढ़ के तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा मैंने क्या बताया। ठीक है, क्या नॉइज के बारे में तुम समझ जाते हो? नॉइज क्या है? सबसे जरूरी चीज है कि नॉइज क्या होता है। नॉइज एक अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड, पहली बात। अनडिजायरेबल मतलब जो हमको नहीं चाहिए, एंड अनवांटेड भी है, हमारे काम का भी नहीं है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन जो है एक अनप्लीजेंट नॉइज है। सही बात है। एंड क्रिएटेड बाय द पीपल और द मशीन्स, मशीन्स ने बनाया है। और एक अनप्लीजेंट नॉइज भी है क्रिएटेड बाय द पीपल और मशीन्स, दैट कैन बी एनोइंग। एनोइंग है, ठीक है, डिस्ट्रैक्टिंग भी है, इंट्रूसिव भी है, और फिजिकली पेनफुल भी है। ठीक है, सही बात। ज्यादा तुम नॉइजफुल आवाज सुनोगे तो दिक्कत करेगा। करेक्ट। फिर क्या बोलता है कि इट इज नॉट ए सब्सटेंस दैट कैन एक्युमुलेट इन द, ये ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं कि जो इन्वायरमेंट में एक्युमुलेट कर जाए। करेक्ट, लाइक अदर पोल्यूटेंट्स। साउंड क्या है? साउंड इज मेजर इन ए यूनिट कॉल्ड एज डेसिबल। ये डेसिबल में मेजर होता है। ठीक है, तो ये अगर डेसिबल में मेजर होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला ये डेसिबल में मेजर होता है। ठीक है, साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है।
लॉन्गिट्यूडनल वेव तो समझते हो ना? ये क्या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है? ये नहीं होता है। कंप्रेशन, यहाँ कंप्रेस कर जाएंगे, यहाँ खुल जाएंगे, फिर कंप्रेशन, फिर खुल जाएंगे। ठीक है, होता तो ये भी है, लेकिन कंप्रेस हो जाएगा फिर खुलेगा, कंप्रेस हो जाएगा फिर खुलेगा। ऑल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव्स, ये कंप्रेशनल वेव्स है। ठीक है, फिर क्या बोलता है? द ऑसिलेशन इज इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ द वेव इटसेल्फ। एग्जाम्पल में क्या है इसके? प्रेशर वेव्स होते हैं और साउंड वेव, दो तरीके के वेव्स आते हैं। एक होता है प्रेशर वेव और एक होता है साउंड वेव। ठीक है, और जिसमें कि बोल रहा है कि जो साउंड वेव है, साउंड वेव कैन प्रोपागेट थ्रू ए मीडियम लाइक एयर, लिक्विड और सॉलिड। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। अब साउंड को कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पहला तरीका है इंजीनियरिंग कंट्रोल, कि कुछ तरीके के तुम इंजीनियरिंग कंट्रोल्स को यूज करके साउंड को बांध सकते हो। इंजीनियरिंग कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या आता है? नॉइज हजार्ड आता है। अब हम क्या करते हैं, कुछ पीसेस को, ऐसे चीजों को वहां पे जोड़ सकते हैं जो कि लो नॉइज प्रोड्यूस करे। ठीक है, वैसे तो एक खुले घर में जब तुम आवाज करते हो तो बहुत ज्यादा साउंड आती है, वहीं पे अगर उस घर को तुम सामान से भर दो तो उसमें कम नॉइज आता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं, मैं अभी तुमको क्लास ले रहा हूँ, मेरे नॉइज क्यों है? क्योंकि मेरे कम है, क्योंकि मेरे घर पे जो रूम है या जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे काफी ज्यादा सामान है। समझ रहे हो? तो नॉइज तभी गूंजता है जब तुम्हारा रूम खाली रहता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करें जो नॉइज को ज्यादा दूर तक फैलने के लिए दे ही ना, तो हम उससे उसको रोक सकते हैं। कुछ मशीन्स भी हम यूज कर सकते हैं, जिसके हम इंजीनियरिंग वर्क्स में कुछ मशीन यूज करते हैं जो लो नॉइज वाले हो, उसको यूज करें। जैसे कि तुम अभी देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा साउंड करते हैं? नहीं करते। इलेक्ट्रिक बसेस भी नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी नहीं करते हैं। ठीक है, जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो उसको लुब्रिकेट करते रहो, ऑयल डालते रहो, ऑयलिंग करते रहो, तो भी कम होगा। फिर क्या आता है? प्लेसिंग ए बैरियर बिटवीन द नॉइज एंड द वर्कर, एक बैरियर पुट करो नॉइज और वर्कर के बीच में। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या हो रहा है? चेंजेस इन अ वे पीपल वर्क। ठीक है, these control are less about the equipment within a construction site and more about optimizing the work schedule to lessen a noise effect on the work. Okay, operating noisy machinery during the times when fewer people are on site, limiting the amount of time workers spend near the source of the noise. बहुत ही सिंपल चीज बोले, कोई बड़ा चीज नहीं है। इसमें नॉइज को कंट्रोल करने के लिए उसने कुछ कुछ बातें बताई हैं। जैसे कि अगर तुम कम इक्विपमेंट्स यूज करो कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, थोड़ा जो टाइमिंग है वर्कर्स का वो बदलो, तो लेस नॉइज क्रिएट हो। ठीक है, नॉइजी मशीनरीज को कम यूज करो। ठीक है, और बीच बीच में रिलीफ देते रहो। ठीक है, किसको? वर्कर्स को। ठीक है, ताकि उससे भी कम साउंड होगा। ठीक है, यही सब चीजें वो बता रहे हैं। फिर जो साउंड है वो तो इन्वायरमेंट में भरा पड़ा है, बर्ड्स है, म्यूजिक है, इंडस्ट्रियल नॉइजेस है, काफी ज्यादा नॉइज। बट ह्यूमन जो है वो क्या करता है? एक ऑडिबल रेंज सुनता है। ठीक है, अब एक दो वर्ड है जो कि नॉइज पॉल्यूशन में यूज होता है, एक होता है लाउडनेस और दूसरा होता है पिच। Here are two words you can see here. One is loudness and other one is pitch. तो क्या बोलता है? द ह्यूमन हियरिंग रेंज डिपेंड्स ऑन बोथ पिच ऑफ द साउंड, वेदर इट इज हाई और लो, एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड। लाउडनेस ऑफ द साउंड पे भी डिपेंड करता है, दो चीजों पर डिपेंड। और पिच इज ए मेजर ऑफ हर्ज एंड लाउडनेस इज ए मेजर ऑफ डेसिबल। ठीक है, तो लाउडनेस डेसिबल में मेजर हो सकता है, पिच जो है हर्ज में मेजर। तो फॉर ए पर्सन विथ ए नॉर्मल हियरिंग व्हेन इट कम्स टू पिच, ह्यूमन हियरिंग रेंज जो है वो 20 हर्ज से नीचे नहीं हो सकता, 20 हर्ज के अंदर हो सकता है। तो 20 हर्ज को हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, और जो थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड।
ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक है 20,000 एंड इंफ्रासोनिक है 30,000। ठीक है, तो while 20 to 20,000 hertz forms the absolute border of the human hearing range, absolute human hearing range का यही border है। करेक्ट, समझ में आया? ओके, अब हम चलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल के बारे में। साउंड इंटेंसिटी लेवल भी एक वर्ड है जो कि यूज होता है। साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है? साउंड इंटेंसिटी लेवल और साउंड प्रेशर लेवल as it is usually called as measure in decibels. The SIL basically tells us how much louder or more powerful a given sound is than the standard very soft relative intensity। तुम कितना ज्यादा लाउडर बोल रहे हो, ठीक है, ये चीज कौन बताता है? साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, जिसको भी डेसिबल में मेजर किया जाता है उसका एक फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड इंटेंसिटी लेवल अपॉन नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा आई। ठीक है, जो रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल है उसका जो फॉर्मूला है वो 10⁻⁻11। ठीक है, तो लाउडनेस जो है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड। इट डिपेंड्स ऑन बोथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। कितना ज्यादा, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक ड्रम है, ड्रम को तुम बार बार बीट कर रहे हो, साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, तुम जितना जल्दी बीट करोगे उतना जल्दी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है उसके फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे। तो यही तुम्हारे इंटेंसिटी बता रहा है। ये फॉर्मूले से तुम साउंड इंटेंसिटी लेवल भी पता कर सकते हो। ये कुछ फॉर्मूला है जिसको तुम यूज करते हो फॉर योर टेलिंग कि ये लाउडर साउंड है, ये कम लाउडर साउंड है, ये ज्यादा लाउडर साउंड है। ठीक है, अब इसके अलावा आता है साउंड प्रेशर लेवल फॉर्मूला। तो प्रेशर लेवल के लिए तुमको रेफरेंस प्रेशर पॉइंट जो है वो ये है, और ये प्रेशर लेवल तुमको निकालने देता है, या तो एसपीएल निकालने देता है क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर्मूले में एसपीएल निकालने देता है या तो पी निकालने देता है, दोनों में से कुछ निकालने देता है। ठीक है, अब साउंड पावर लेवल जो है उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने का और भी फॉर्मूला है, जैसे कि साउंड पावर सोर्सेस इन दी वर्ड। ये सब फॉर्मूले हैं, बस तुमको याद करने हैं फॉर्मूले और उसको पुट करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड प्रेशर, साउंड पावर, साउंड इंटेंसिटी, रेफरेंस इनके वैल्यूज है, रेफरेंस वैल्यू याद कर लो तो फटाक से आंसर बना लो जहाँ पे भी यूज फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, इसके बाद आता है जो मोस्ट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नॉइज स्टैंडर्ड। नॉइज स्टैंडर्ड में याद करने की क्या जरूरत है? नॉइज स्टैंडर्ड में तुमको ये टाइप्स याद होने चाहिए, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड साइलेंस। अब इनके डे टाइम एंड नाइट टाइम वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा याद करो, 75 नंबर बस एक याद करो और कुछ नहीं याद करो, बस 75 याद करो। 75 जैसे याद करते हो तो हॉरिजॉन्टली कितना होता है? देखो 75 याद कर लिया डे टाइम के लिए, उसके बाद 10 10 5 बस याद रखो, 10 10 5, 10 10 इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर 5 इंक्रीज होगा लास्ट। ठीक है, ट्रिक बना लो अपने लिए। ठीक है, 75 से घटना है -5 10 10। देखो वर्टिकली जब किया 10 10 5 आया, और हॉरिजॉन्टली किया तो उसका रिवर्स आया -5 10 10 10। ठीक है, ऐसे तुम करके क्या नाइट टाइम का डीबी लेवल और डे टाइम का स्टैंडर्ड डीबी लेवल तुम पता करो। करेक्ट, तो इससे नॉइज स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन जो आएंगे वो तुम बना लोगे अलग अलग एरिया के लिए। और इसमें आईसीआरएस, आईसीआरएस याद रखो, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, साइलेंस, शॉर्ट फॉर्म। करेक्ट, समझ में आया या नहीं है? गॉट इट? क्लियर हुआ? 80 डेसिबल से हाई हार्मफुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 80 डेसिबल से हाई हार्मफुल होगा, वो डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, साउंड इज लाइक ए परसेप्शन। किसी किसी को ज्यादा सुनने की आदत है, किसी किसी को कम सुनने की आदत है। वो डिपेंड करता है कि उसके सुनने की पावर कैसी है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव वन साउंड। वहां पे 80 डेसिबल या 10 डेसिबल या 12 डेसिबल इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं। करेक्ट, 80 डेसिबल, 10 डेसिबल और 12 डेसिबल का ना कोई वैल्यू ही नहीं।
समझ में आया? वहां पे सिर्फ डिपेंड करता है कि तुम क्या सुनना चाहते हो, कैसे सुनना चाहते हो, कितना सुनना चाहते हो। करेक्ट? क्लियर हुआ ये चीज? चले आगे प्रियंका? हाँ या ना? बोलो तो सही। 80 डेसिबल हाई हार्मफुल होगा बोल के कोई गारंटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, ये एरिया कोड के हिसाब से आगे चलना है। यही आएगा एग्जाम्स में और इसी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। देन ये क्वेश्चंस बनाते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चंस आ रखा है प्रीवियस ईयर में, तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉइज लेवल ऑफ 70 डेसिबल करस्पॉन्ड टू द साउंड इंटेंसिटी इतना पूछ लिया। जैसे ही साउंड इंटेंसिटी बोल दिया, सीधा सीधा साउंड इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला लगा, 10 log आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, 70 dB दिया है, फॉर्मूले में डाल दिया 10 log आई अपॉन, रेफरेंस था 10 टू द पावर माइनस 12, 70 log 10 आई टू द पावर 10, 10 log 10, 10 log आई, 10 log 10 log 12 log ये आ गया। फिर है तो फिर यहाँ पे 10 log आ गया, 70 माइनस 72 हो गया, क्योंकि ये जो 12 इंटू लॉग 10 तो वो तो 1 हो जाएगा, 70 माइनस 12 क्या हो जाएगा 58। तो लॉग 10 आई जो हो जाएगा वो 58/10 दैट इज इक्वल टू 5.8। 5.8 का तुम एंटी लॉग लोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा। अब कोई बोलेगा कि सर 5.8 का एंटी लॉग कैसे? ठीक है, मेरे को तो सर नहीं आता ही, मैं कैसे करूंगी? तुम अगर ये बोलोगे तो फिर तो प्रवचन हो जाएगा। अब तुमको समझाते हैं लॉग का मीनिंग क्या है। जब मैं बोलता हूँ लॉग ए बी इक्वल टू सी, इसका सिंपल सा एक फंडा होता है कि ए की पावर सी करो तो बी आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा log 10 आई जो था वो कितना निकला था 5.8। तो मीन्स 10 टू द पावर, और फिर वहां पे साइन क्या था, यहाँ पे माइनस भी आएगा। तो 10 टू द पावर अगर मैं बोलूँ -5.8 आए तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। यही चीज मैं बताया है यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से। तो -5.8 के पास पास कौन सा है, 10 टू द -5। तो आंसर तुम्हारा 10 टू द -5 होगा। करेक्ट? तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बट सीखना जरूरी है तुमको इसको बनाने के लिए, इतना आसान नहीं। ठीक, करेक्ट? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? देखो फॉर्मूला पुट करके निकालो, एक क्वेश्चन यहाँ तुमको मैंने दिखाया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है या नहीं है दिमाग में, पहले ये बताओ, समझ में आया? तो लॉग के जो वैल्यूज है ना उसको थोड़ा ग्रैब करो, तभी इन क्वेश्चंस को बना पाओ। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में साउंड के और 2 क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम अगले टॉपिक में जंप करेंगे, जो कि हमारे अलग अलग तरीके के वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स है। वी विल गो फॉर वाटर, वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसमें कैसे काम करता है, वो सब चीजें समझ में आया? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर द वाटर क्वालिटी। चलो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो, ठीक है, बढ़िया से। जो जो कॉन्सेप्ट्स है ना थोड़े थोड़े ही बनाओ, बट अच्छे से बनाओ, ताकि जो पोर्शन ही अच्छे से क्लियर हो। ओके, चलो पढ़ो अच्छे से और निकालो। गुड नाइट सर।